बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जो बोले सो निहाल। मंच पर विराजमान पंजाब के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके श्रद्धा और आदर के केंद्र, जिनका केवल पंजाब नहीं सारा हिंदुस्तान आदर करता है। हम जितना सम्मान श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी का करते हैं, बादल साहब मध्य प्रदेश वाले उतना ही सम्मान आपका भी करते हैं। ऐसे हमारे देश के नेता, एनडीए के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान प्रकाश सिंह बादल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, यंग और डायनेमिक मुख्यमंत्री जो लगातार पंजाब को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मेरे यशस्वी मित्र सुखबीर सिंह बादल जी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के वरिष्ठ नेता आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, ढींडसा साहब, गुजरात के कृषि मंत्री, बिहार के कृषि मंत्री, पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री, पाकिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान कृषि मंत्री, पाकिस्तानी पंजाब के हमारे विद्वान, सचमुच में जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, और मध्य प्रदेश में को कृषि के मामले में आगे बढ़ाने के लिए जिन्हें काफी योगदान दिया है, सोमपाल शास्त्री जी, सभी कृषि विशेषज्ञ, उद्योगपतिगण और यहां उपस्थित किसान बहनों और भाइयों, सबसे पहले मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज मैं पंजाब की इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं और मैं सचमुच में यहाँ के गदगद हूं। बादल साहब, आपने बुलाया, आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे भी आप हमारे ऐसे नेता हैं कि जब बुलाएंगे हम आपके पास चले आएंगे। लेकिन पंजाब की इस पवित्र भूमि को इसलिए प्रणाम कि हम सब जानते हैं, देशवासी जानते हैं कि जब भी पहले कभी भारत पर आक्रमण या हमले होते थे तो सबसे पहले मुकाबला अगर कोई करते थे तो पंजाब के सूरवीर उस मुकाबले को किया करते थे। ये पंजाब की पवित्र भूमि त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है। और बचपन से मैं कविता गाता रहा हूं, रोम रोम पुलकित हो जाता है यहाँ के बलिदान को देख के। मैं बचपन से गाता रहा हूं, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे, गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे हो ज्यूं, रखो ईंटें भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारो, उखड़ती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। नहीं हम झुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं। और इसलिए इस पवित्र धरती पर आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और पंजाब के किसान भाइयों, मैं आपका इसलिए भी हृदय से सम्मान करता हूं कि एक दिन वो था हिंदुस्तान में जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी को ये कहना पड़ा था कि अन्न के भंडार, हमारे अन्न के भंडारों में अनाज नहीं है और इसलिए देशवासियों सप्ताह में एक दिन भोजन मत करो, उपवास रखो। आप सब जानते हो उस समय अमेरिका का लाल गेहूं हिंदुस्तान की धरती पर आया करता था। लेकिन पंजाब के किसानों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बादल साहब, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। पंजाब ने हरित क्रांति की अगुवाई की और हिंदुस्तान के अन्न के भंडार इस पंजाब के किसानों ने भर दिए। पूरे देश में अगर गेहूं कहीं से जाता था तो पंजाब से जाता था, एक्सपोर्ट भी होता था। और इसलिए अगर देश को अन्न के उत्पादन के मामले में अपने पैरों पर खड़ा किसी ने किया है तो पंजाब ने किया है, बहनों और भाइयों। और इसलिए मैं पंजाब के किसानों को प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश जैसा राज्य अब पंजाब का अनुसरण करने की कोशिश कर रहा है। हमारे मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य कहलाता था, हम पिछड़े राज्य थे, हमारे यहाँ सिंचाई के साधनों की व्यवस्था नहीं थी। मध्य प्रदेश का नाम लेते ही लोग सोचते थे
पता नहीं कहाँ का छोटा, कहाँ का पिछड़ा प्रदेश है, बीमारू प्रदेश है। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, वो मध्य प्रदेश जहाँ सिंचाई की व्यवस्था जब मैं मुख्यमंत्री बना, चीफ मिनिस्टर बना, तो 7.5 लाख हेक्टेयर में थी। मेरे किसान भाइयों, आज मध्य प्रदेश में हमने 26 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करने का काम किया है। और अब तो बादल साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी का रिवर लिंकिंग जो प्रोग्राम था, नदी जोड़ो कार्यक्रम, जैसे पंजाब का मालवा वैसे मध्य प्रदेश में भी मालवा है। लेकिन उस मालवा में कि जमीन में पानी 1000 फीट नीचे चला गया था, मालवा रेगिस्तान बन रहा था। हमने पूछा वैज्ञानिकों से कि मालवा को रेगिस्तान होने से कैसे बचा सकते हैं, तो उनका तरीका एक ही है, नर्मदा के पानी को लिफ्ट करके हमने क्षिप्रा नदी में पहुंचाने का चमत्कार कर दिया है। आगे काली सिंध, पार्वती और गंभीर नदी में भी ये पानी डाला जाएगा और मालवा को फिर से सस्य श्यामलाम बना दिया जाएगा। अटल जी के नदी जोड़ के सपने को साकार किया, वो आज मध्य प्रदेश ने किया। और वो मध्य प्रदेश जिसका कृषि विकास दर के मामले में कहीं कोई नंबर ही नहीं होता था, मुझे आज बादल साहब के सामने बताते हुए खुशी है कि पिछले साल मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 19% थी, इस साल उसके ऊपर 15% है। पंजाब ने तो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, क्योंकि इतना उत्पादन बढ़ गया है कि अब बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन आप चिंता ना करें, अब पंजाब के इस काम को मध्य प्रदेश पूरा करके दिखाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, अब हम पलट के पीछे नहीं देखने वाले। एक पिछड़े और बीमारू राज्य जिसमें कभी 3-3, 4-4 घंटे भी बिजली नहीं मिला करती थी, आज 24 घंटे बिजली मध्य प्रदेश की जनता को देने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सड़कें गड्ढों में थी कि गड्ढों में सड़क थी, ये पता नहीं चलता था। शानदार रोड्स का निर्माण करने का हम लोगों ने काम किया है। तेज गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमने अपने किसानों को, जैसे बादल साहब आप अपने किसानों को जो पावर देते हैं, बिजली देते हैं, वो फ्री पावर देते हैं। 7,000 करोड़ रुपया पंजाब अपने किसानों को सस्ती बिजली, फ्री बिजली देने में खर्चा करता है। देखिए, खेती को जब तक फायदे का धंधा हम नहीं बनाएंगे, तब तक हिंदुस्तान को तेज गति से आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। और खेती को लाभ का धंधा अगर बनाना है तो दो ही चीजें हैं, एक तो उत्पादन की लागत घटा दो, उत्पादन की लागत कम कर दो, और दूसरे किसान को उसके उत्पादन का ठीक दाम दे दो। उत्पादन की लागत कम करने के लिए आपने फ्री बिजली देने का काम किया, क्योंकि नहीं तो बिजली का खर्च, फर्टिलाइजर का खर्च, कीटनाशकों का खर्च, बीज का खर्च और किसान की मेहनत अगर जोड़ लो तो किसान को कुछ बचता ही नहीं है। और इसलिए बादल साहब, हम लोगों ने मध्य प्रदेश की धरती पर यह तय किया कि हम अपने किसानों को, जब मैं मुख्यमंत्री बना उसके पहले 17% ब्याज पे खाद बीज का कर्जा मिला करता था, घटा के हमने पहले किया 9%, 9 से घटा के किया 5 से घटा के किया 3%, 3 से घटा के किया 1%। फिर दिल ने कहा, शिवराज किसानों से क्या ब्याज लेना, वो तो सारे हिंदुस्तान को भोजन कराने का काम करते, इसलिए बिना ही ब्याज का कर्जा दे दो। तो बिना ब्याज का कर्जा देने का काम हमने शुरू किया, 0% ब्याज पे कर्जा। फिर दूसरी बड़ी चीज कि किसान को उसके उत्पादन का ठीक दाम तो दें। ये विडंबना है हिंदुस्तान में, मुझे कहते हुए तकलीफ है। ये मंच उपयुक्त नहीं है कि मैं बहुत विस्तार से बात करूं, लेकिन केंद्र सरकार कई बार बड़ी बेईमानी कर देती है हम लोगों के साथ। बादल साहब भी उसको अच्छी तरह से जानते हैं। अरे हमारे यहाँ कपास पैदा हो गया तो पता चला कपास का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, इंपोर्ट कर लिया, कपास के दाम गिर गए। जो चीज किसान पैदा कर ले उसका एक्सपोर्ट बंद कर दो, दाम कैसे मिलेंगे, कीमत कैसे मिलेगी। आज मैं चने के बारे में कहना चाहता हूं बादल साहब, मैं आपका समर्थन भी चाहता हूं। मध्य प्रदेश के किसानों ने चने का विपुल उत्पादन किया है, 20 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चने का उत्पादन, लेकिन चना इंपोर्ट कर लिया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस चने की 31 रुपया प्रति क्विंटल है, लेकिन आज बाजार में 2200-2300 रुपया क्विंटल चना बिक रहा है। कहां जाएगा हमारा किसान। और केंद्र सरकार से अगर हम बात करें तो कई बार हाथ खड़े कर देती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं कहना चाहता हूं, जब तक किसान को उसके उत्पादन का ठीक दाम नहीं दिया जाएगा, तब तक हिंदुस्तान सुखी नहीं होगा। मेरे किसान बहनों और भाइयों, हिंदुस्तान सुखी नहीं होगा। हमको हर हालत में अपने किसान को उसके उत्पादन के ठीक दाम देना पड़ेंगे। और मध्य प्रदेश में हम लोगों ने शुरू किया
गेहूं पे 150 रुपया कुंटल बोनस, धान पे 150 रुपया कुंटल बोनस, मक्के पे 150 रुपया कुंटल बोनस, लेकिन राज्य सरकार अकेली कब तक देंगी? इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करते समय उस चीज की लागत, उत्पादन में अगर हम गेहूं पैदा कर रहे हैं तो लागत कितनी आती है, उस लागत में किसान का परिश्रम, उसके पसीने की कीमत भी जोड़ी जानी चाहिए और कम से कम उस पे 50% ज्यादा कीमत तय करके फिर किसान के उत्पादन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित की जानी चाहिए। आज जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है भारत सरकार ने घोषित की है, मैं मानता हूं कि उससे ज्यादा तो कई बार लागत आ जाती है। मेरे पंजाब के किसान भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हो, दिखाई जरूर देता है कि हम 50 क्विंटल पर हेक्टर गेहूं पैदा कर रहे हैं, लेकिन कितना फर्टिलाइजर डालते हो? फर्टिलाइजर के दाम रोज बढ़ते चले जाते हैं और उसको तय कर दिया कि बाजार कीमत तय करेंगे। क्या किसान को बाजार के भरोसे पे छोड़ा जाएगा? क्या हो गया डीएपी के दाम, क्या हो गया यूरिया के दाम, बाकी जो और खाद हम डालते हैं अपनी फसलों में, उनके दाम कितने हो गए? और हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी गेहूं की बढ़ाई, कितनी दूसरी चीजों की बढ़ाई। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार ने घोषित की है, इस पर किसान जिंदा नहीं रह सकता। मेरे किसान भाइयों, दिखाई देता है कि पैदा बहुत हो रहा है, लेकिन पैसा बचता है क्या आपके पास? उत्पादन में जो लागत आती है बचता है क्या? पंजाब के किसान ही बताओ, कुछ बचता है? नहीं बचता हमारे पास, क्योंकि लागत इतनी बढ़ गई है कि प्रॉफिट मिलता ही नहीं है, प्रॉफिट होता ही नहीं है। और इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो सिद्धांत है वो वास्तविक लागत और उस पर 50% प्रॉफिट के आधार पर तय होना चाहिए। एक दूसरी और विडंबनाएं मुझे कहते हो तकलीफ होती है, कभी पाले से, कभी सूखे से, कभी ओले से, कभी इल्ली से किसान की फसल तबाह और बर्बाद हो जाती है। ये कार्यक्रम आज अलग वेन्यू पे था। ये बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन बारिश आ गई, किसान की फसल नष्ट हो गई, कहां जाएगा किसान, क्या करेगा? हमारी फसल बीमा योजना ऐसी बनी है कि बीमे की प्रीमियम की राशि तो कट जाती है, लेकिन बीमा कंपनी किसान को धेला देने से भी इनकार कर देती है और किसान बर्बाद होता चला जाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम सब लोग मिलकर तय करें, राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के साथ बैठे, केंद्र सरकार पर दबाव डालने का काम करें। मुझे बादल साहब, बिफोर लास्ट ईयर जब पाले के कारण, फ्रॉस्ट के कारण हमारी पूरी फसलें तबाह हो गई मध्य प्रदेश में, मैं गया केंद्र सरकार के पास कि कुछ मदद करो, सहायता करो, हम अपने किसानों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। तो मुझे कहा पाला तो प्राकृतिक आपदा है ही नहीं है, फ्रॉस्ट नेचुरल कैलेमिटी है ही नहीं। इनका कैसे नहीं है? कोई किसान ने खुद अपनी फसल बर्बाद कर ली क्या? बोल नहीं, लिखा नहीं है इसमें। हम का नहीं लिखा तो लिख लो भाई। जो चीज जिसका कारण, जिसके नुकसान का कारण किसान नहीं है, प्रकृति है, वो प्राकृतिक आपदा तो हुई। बड़ी मुश्किल से पिछले साल ये तय हुआ कि पाले को भी प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। जब ये चर्चा चल रही थी तब हमें कहा गया कि पंजाब में तो हमेशा सर्दी पड़ती है, फसलें खराब हो जाती है, हरियाणा की खराब हो जाती है, कब तक हम किसान को पैसा देने का काम करेंगे? लेकिन बहनों और भाइयों, किसान कहां जाएगा? और इसलिए मैं ये मानता हूं दोनों चीजें, एक तो फसल बीमा योजना की जो इकाई है वो इंडिविजुअल किसान को बनाना ही होगा, हमें इंडिविजुअल किसान को बनाना होगा। अभी क्या होता है, तहसील इकाई, और तहसील इकाई का मतलब अगर 2 किसानों की फसल बर्बाद हो जाए, नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी नहीं करेगी। 10 किसानों की फसल बर्बाद हो जाए, बीमा कंपनी भरपाई नहीं करेगी। वो कहते हैं पूरे तहसील के किसानों की फसल खराब हो जाए तो हम बीमे की राशि देंगे। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, पूरे खेत खराब ही नहीं होंगे तो पैसा हम कहां से देंगे? बीमा कंपनियां प्रीमियम जमा करें, किसान मारा जाए। हमने कहा किसी किसान की अगर फसल खराब हो जाए तो वो ऊपर वाले से, भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करे कि सबकी खराब कर दो, तब मुझे मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। ये कौन सा सिद्धांत है आप बताइए? आजादी के 66-67 साल के बाद भी हम इन व्यवहारिक प्रश्नों का समाधान नहीं खोज पाए। किसान क्या करेगा? किसान कहां जाएगा? और इसलिए अगर खेती बचाना है, किसान को बचाना है, तो हमको फसल बीमा योजना की इकाई इंडिविजुअल किसान को बनाने का काम करना पड़ेगा। लागत हम और कहां कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उसका प्रयास हमको करना पड़ेगा। हमको ये समाधान भी खोजने पड़ेंगे। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आपने ठीक कहा, गेहूं और पेड़ी, यही दोनों कब तक हम पैदा करेंगे और कितनी पैदा करेंगे? और इसलिए हमको क्रॉप पैटर्न को भी चेंज करना पड़ेगा।
फसलों के विविधीकरण की दिशा में भी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। पंजाब राय दिखाई दे इसको, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, उसके साथ फूड प्रोसेसिंग, जो प्रोग्रेसिव आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं और उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश इस रास्ते पर निश्चित तौर पर चलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने जो खेती की योजना बनाना है, खेती के विकास की, वो भी हम किसान के साथ बैठ के बनाने का काम करते हैं। कई बार कृषि का उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं वो बनाते हैं बैठ के बड़े भवनों में, सेक्रेटरिएट वगैरह में, जिन्हें खेती कभी देखी नहीं, जिनको ये पता ही नहीं कि आलू जमीन के नीचे होता है कि जमीन के ऊपर होता है, वो कृषि विकास की योजना बना देते थे। मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि हम किसान के साथ बैठेंगे, किसान के साथ बैठ के मिलकर योजना बनाएंगे, वैज्ञानिक भी बिठाएंगे, जो विशेषज्ञ उनको भी बिठाएंगे, लेकिन किसान जरूरी है। अजब अपने देश में होता था, अगर विदेश अध्ययन करने जाना हो खेती का तो कौन जाएगा? उन्हें का साहब अफसरों की टीम चली जाएगी, कई बार कोई मंत्री चला जाएगा। मध्य प्रदेश में मैंने तय कर दिया, अफसर नहीं जाएंगे, मंत्री नहीं जाएंगे, एक दो साथ चले जाओ, लेकिन अगर विदेश भी खेती का अध्ययन करने जाना हो तो हमारा किसान भाई और बहन जाएगा। नहीं तो जिसको खेती करना है उसको नहीं ले जा रहे, दूसरे डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। अब ये जो चाल है इसको सरकारों की बदलना पड़ेगा। किसान के साथ बैठो, उसके साथ बैठ के योजना बनाओ, उसके साथ बैठ के नीतियां तय करो, उसके साथ साइंटिस्ट बिठाओ, विशेषज्ञ बिठाओ, दूसरे लोग जोड़ने का काम करो, और तब तो किसान खेती करके ठीक उत्पादन करके दिखाएगा। और इसलिए जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश में हम बनाते हैं वो जमीन पे किसान के साथ बैठ के बनाने का काम करते हैं। आज मध्य प्रदेश खेती के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ने का काम कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम पंजाब से सीख रहे हैं। बादल साहब आप और आगे बढ़िए, आप राह देश को दिखाइए, क्योंकि आपने ही देश के अन्न के भंडार भरे, पंजाब ने देश के अन्न के भंडार भरे। हम इतना जरूर कहते हैं कि आपके साथ हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और ऐसे प्रयोग करेंगे जिससे खेती फायदे का धंधा बन जाए और किसान सीना तान के कहे कि नहीं खेती करो, खेती मत छोड़ो, नहीं तो खेती छोड़ देंगे लोग आने वाले समय में। कौन करेगा खेती? और बाकी चीजें तो आप पैदा कर लो, बाकी चीजें तो इन्वेस्टमेंट करके बना लो आप कारखानों में, फैक्ट्रीज में। क्या गेहूं, चना और सब्जियां कोई कारखाने में पैदा कर पाएगा? खेती के बिना हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। और इसलिए इसको आगे बढ़ाने के जो नए प्रयोग हो सकते हैं, तौर तरीके हो सकते हैं, हम मिलकर उन पर अध्ययन करेंगे और किसान के साथ बैठ के फिर अपनी नीतियां और कार्यक्रम बनाएंगे। आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूं बादल साहब, आपने देश को नई दिशा दिखाने का काम किया है, आपने मुझे बुलाया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और फिर भी ये कहता हूं जब आप बुलाएंगे, आपने पुकारा और हम चले आए, हम चले आएंगे, मिलकर अपने देश के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बोलिए भारत माता की, जो बोले सो निहाल।